आज की क्लास में हम बात करेंगे पावर बीआई। पावर बीआई की हमारी ये थर्ड क्लास है जिसमें हम बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। हमने पहली क्लासेस के अंदर में डेटा कनेक्टिविटी सीखा था, हाउ कैन कनेक्ट द डेटा। दूसरी क्लास में हमने पावर क्यूरी सीखा था कि डेटा को कैसे ठीक ठाक किया जाए। और तीसरी क्लास में हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन। तो हम चलते हैं रिपोर्ट्स पे, ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं और डेटा को कनेक्ट करते हैं। डेटा कनेक्ट करने के लिए आप एक्सेल फाइल या जो भी आपके पास सिस्टम है उसको ले सकते हैं। फिलहाल मैंने एक्सेल फाइल लिया हुआ है, यहाँ से इस डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे डेटा को चेक कर लिया और हमने यहाँ पे पाया कि 2 कॉलम फालतू में आए हैं। तो इसको पावर क्वेरी में ले जाके डिलीट कर सकते हैं, बट कॉलम डिलीट करना है तो पावर क्वेरी में ले जाना जरूरी नहीं है। हम लोड करके हम पावर बीआई पे भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस टेबल पे क्लिक करते हैं और इसको राइट क्लिक कर यहीं से डिलीट करते हैं, यस। और यहाँ भी राइट क्लिक कर यहीं पे डिलीट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जैसे जैसे डेटा लोड करने के बाद डेटा को थोड़ा सा चेक करके सही करना होता है। जैसे कि वेरिएंस परसेंटेज में है तो इसकी परसेंटेज की सैंपल होनी चाहिए। पेमेंट ये आपका डेसिमल प्लेसेस बहुत ज़्यादा है तो इसको हमने 0 कर दिया ताकि डेसिमल प्लेसेस कम आए। और इसके आगे करेंसी का सिंबल लगा देते हैं ताकि पता चले कि कौन सा करेंसी है। तो करेंसी के सिंबल के लिए स्टोर नीचे तक आते हैं और हमने गया आया 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 नीचे रुपीज का सिंबल दिखेगा। कहाँ हो गया रुपीज का सिंबल? नीचे तो नहीं था। सिंबल ऐड किया है क्या? क्या रुपीज का सिंबल है सर, कोई दिक्कत नहीं यार। और यहाँ भी बजट के अंदर भी रुपीज का सिंबल ऐड। रुपीज का सिंबल ऐड होने पे दिक्कत नहीं होता है। तो अगर रुपीज आपको कंफर्म है कि रुपीज अमाउंट है तो उसको सिंबल जरूर ऐड कर दिया कीजिए। अगर डॉलर है तो डॉलर और रुपीज है तो रुपीज। उसके बाद बाकी सब ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो डेटा मेरा ठीक हो गया। अब आते हैं हम यहाँ रिपोर्ट व्यू में। अब इसमें इसकी कैटेगरी भी एक तरह से हम कर लेते हैं। जैसे कि हम जो वेरिएंस का सम है जो कि गलत है, सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए एवरेज। सो हमने एवरेज सेलेक्ट कर। तो क्या होगा कि अब जब मैं यहाँ पे डालूंगा तो ऑटोमेटिक एवरेज होगा। जैसे पिवट टेबल में आप डालते हैं ना कि आपने उठा के फिल डाला तो सम हो जाता है, लेकिन मुझे उसका एवरेज चाहिए तो हमें चेंज करना पड़ता है जाके। तो सेम थिंग यहाँ पे हमने एवरेज कर दिया तो एवरेज रहेगा, सम नहीं रहेगा। अब जैसे सीरियल नंबर को मैं डोंट समराइज कर दिया, मतलब कि अब इसके ऊपर सीरियल नंबर जब भी डालेंगे तो नहीं, चेंज नहीं होगा। तो ये चीजें आप अपना ये भी चेक कर सकते हो। जैसे रेट हुआ, रेट में हमारा एवरेज है तो यहाँ पे एवरेज कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने डेटा का फॉर्मेट, डेटा कैसे दिखेगा वो डेसिमल प्लेसेस हमने चेक किया। उसके बाद डेटा का क्या करना है वो भी हमने डिसाइड किया कि सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, क्या करना है। अब हम चलते हैं यहाँ रिपोर्ट व्यू में। रिपोर्ट व्यू में आने के बाद जब भी यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो कैनवस है, जो कैनवस दिख रहा है जिस पे रिपोर्ट बनेगी, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाएगी। तो किसी भी विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट करने के बाद जो ए ऑफ दिख रहा है ना बटन, इसी को फॉर्मेट कहते हैं, फॉर्मेटिंग। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे पेज इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे पेज का नाम क्या है, पेज 1 है तो इसका नाम आप रिपोर्ट 1 या कुछ ऐसे डाल सकते हैं, रिपोर्ट 1। ओके। उसके बाद इसमें आपका कैनवस का सेटिंग है कि भाई क्या इसका साइज क्या होना चाहिए, 16x9, 4x3 या लेटर में टूल टिप या कस्टम कोई साइज होना चाहिए। कई बार हम लोग पीडीएफ वगैरह बनाते हैं ना तो हम लोग लेटर या A4 साइज ले लेते हैं, तो यहाँ से कस्टम पे जाके अपना साइज सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जनरली रिपोर्ट 6x9 का ही होता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कैनवस बैकग्राउंड।
ये जो बैकग्राउंड है इसमें कोई कलर या पिक्चर देना है, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, कोई कलर या पिक्चर यहाँ से दे सकते हो। लेकिन कलर पिक्चर हम बैकग्राउंड में ना देके हम वॉलपेपर में देते हैं। सो वॉलपेपर में आप कोई भी कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि बैकग्राउंड में हमारा कलर होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, कलर नहीं, कोई अच्छा सा इमेज मेरे वॉलपेपर होना चाहिए। तो वॉलपेपर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप चले जाइए कहाँ, चले जाइए गूगल पे। जी हाँ बिल्कुल, गूगल पे जाइए और पावर बीआई डैशबोर्ड वॉलपेपर सर्च करके आप इमेज सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे हजारों वॉलपेपर मिलेंगे। ये सब चीजें तो, ये सब वॉलपेपर तो नहीं काम आएगा, बट इसी ये वॉलपेपर है आपका ब्लैंक है, इस पे क्लिक करेंगे, नीचे देखिए कितने सारे वॉलपेपर आ गए। ठीक है, तो इस तरह के जो वॉलपेपर आपको दिखेंगे, इसी वॉलपेपर आ गए, ये देखिए कितने सारे वॉलपेपर। तो वॉलपेपर यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए लाइटिंग वॉलपेपर देखिए, तो जो ये वॉलपेपर देखिए यहाँ पे, तो इस तरह के जो वॉलपेपर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक वॉलपेपर डाउनलोड करते हैं। इस पे क्लिक किया और मैंने गया यहाँ पे मोर पे, तो बहुत सारे वॉलपेपर आपको यहाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सर। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पिक्चर्स को। ये पिक्चर ये ना, एक तरह से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने लिया एक ऊपर वाला पिक्चर था, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, तो हम इसको लेते हैं। राइट क्लिक किया और यहाँ पे सेव इमेज एज पे गया और हम अपने डेस्कटॉप में WL के नाम से PNG है, कोई बात नहीं, सेव कर दिया। अब हम पावर बीआई पे आते हैं, ब्राउज पे, वॉलपेपर के अंदर ब्राउज पे। तो वॉलपेपर कैसे जाएंगे, तो ये ऊपर दिख रहा है ना फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, इस पे क्लिक करके वॉलपेपर, उसमें यहाँ आएंगे इमेज में, और इमेज में आने के बाद WL को सिलेक्ट कर लिया, आ गया। बट कई बार इमेज जो है आपका इसके अंदर में फिट नहीं बैठेगा, छोटा होगा या फिर अजीब सा कट जाएगा। तो इमेज फिट जहां नॉर्मल है वहां पे फिट पे क्लिक कर दीजिए, तो इमेज का साइज आपके हिसाब से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपना वॉलपेपर सेट कर लिया। ठीक है, वॉलपेपर हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। क्लियर सर, तो वॉलपेपर सेट करेंगे। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वॉलपेपर आपको सेट करना ही है, आप ब्लैंक भी रख सकते हैं, लेकिन कई बार अच्छे दिखने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। राजकुमार जी, राजेश जी, समझ में आ गया? आ रहा है सर समझ में। सर इसको वाटर मार्क भी करा सकते हैं क्या, थोड़ा हल्का कर दे? हाँ, ये आपका इसके लिए ये दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी, इसको आप बढ़ा दीजिए तो हल्का हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। हो गया हल्का सर। एक मिनट दिए सर, एक मिनट।
अब आगे बढ़ते हैं इसमें। 40 में यू नहीं होता है, FORTY 50 सॉरी सर। ओ, आप अकेले स्टूडेंट नहीं है ना, मेरी बेटी भी सुबह सुबह मुझसे पढ़ती है। जब तक उसको ना इंटरटेन करूंगा तब तक वो आपको पढ़ाने नहीं देगी। 8 साल की बेटी है, पढ़ने की जिज्ञासा बहुत है उसको। अब चलिए बात करते हैं। अब ये समझ, आप वॉलपेपर समझ में आ गया ना, आपको पीछे का बैकग्राउंड बनाना समझ में आ गया। तो बैकग्राउंड जरूरी नहीं, हम कई बार बैकग्राउंड कलर से भी बना देते हैं। यहाँ पे लेते हैं और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे हल्की सी कोई कलर ले ली, इसका ट्रांसपेरेंसी यहाँ से हमने कम कर दिया। इस तरह का भी ले लेते हैं। कई बार हम लोग यहाँ जो आपको व्यू में दिखता है, व्यू में थेम्स होगा, तो कई बार हम इस थेम्स को भी ले लेते हैं। समझे? इस तरह के बने बनाए जो थेम्स है, इस थेम्स को भी हम लोग कई बार ले लेते हैं। तो 3 चीजें मैंने बताई, या तो कोई वॉलपेपर डाउनलोड करके ले आइए, या कलर्स यूज कर लीजिए, या बना बनाया कोई थेम्स हो तो थेम्स ले लीजिए। तीनों समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब हम बात करते हैं विजुलाइजेशन। तो अब जो है यहाँ इस पे विजुलाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे विजुलाइजेशन आपके पास है। जैसे कॉलम्स जो है, बार एंड कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, कॉम्बो चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, फुनल चार्ट, स्कैटर चार्ट, पाई एंड डोनट चार्ट, ट्री मैप चार्ट, मैप चार्ट, इसके बाद गज चार्ट, कार्ड, मल्टी कार्ड, केपीआई, फिल स्लाइसर, सब दिख रहा है आपको। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आप लोग एक्सेल सीखे हैं और आपको एक्सेल आता है, तो आप लोग पिवट से फैमिलियर हैं। तो समीर जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो हम पिवट के बारे में बात करेंगे। सो ये हमारे पास टेबल के फॉर्मेट में यहाँ 2 तरह के डेटा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए कि पावर बीआई में हम रिपोर्ट कितने तरह के बनाते हैं। ठीक है ना, पावर बीआई में हम रिपोर्ट कितने तरह के बनाते हैं, एक बार जान लेंगे तो बेटर रहेगा। तो पावर बीआई में कई सारी रिपोर्ट्स, लेकिन मेरे हिसाब से 8-10 रिपोर्ट है, 8-10 रिपोर्ट है जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा समरी रिपोर्ट। क्या होता है? समरी रिपोर्ट। तो समरी रिपोर्ट क्या होता है कि आपने किसी डेटा के ऊपर, आपने रिपोर्ट पूरी की पूरी एक समरी तैयार कर दी, दैट कॉल समरी रिपोर्ट। ठीक है, क्या होता है? समरी रिपोर्ट। मैं एक पे दिखाता हूं आपको सारी रिपोर्ट्स, एक बार देख लेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये हमारा समरी रिपोर्ट क्या होगा? ये समरी रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट जो होता है इसको हम लोग समरी रिपोर्ट करते हैं, जहां पे हम लोग अपने डेटा की समराइज जो होता है वो होता है। मतलब कि डेटा का ओवरऑल जो रिपोर्ट होता है वो यहाँ पे समरी रिपोर्ट में कहा जाता है।
जिसमें हम डेटा का पूरा सार यहां पे देते हैं, दैट कॉल समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट के बाद दूसरा जो रिपोर्ट आता है वो आता है आपका डिटेल रिपोर्ट। ठीक है, डिटेल रिपोर्ट मतलब कि उसमें वो टेबुलर रिपोर्ट होता है, डिटेल या टेबुलर रिपोर्ट भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत समरी होती है और बाकी पूरा का पूरा डेटा होता है। जैसे ये देखिए, यहाँ थोड़ी भी समरी है और पूरा का पूरा डेटा डला हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेल रिपोर्ट। तो डिटेल रिपोर्ट में आपका जो डेटा होता है, मोस्टली आपका डेटा ही होता है, उसको हम लोग डिटेल रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और डिटेल रिपोर्ट अब कभी कभी क्या होता है कि डिटेल पूरा नहीं होता, आधा डिटेल होता, आधा समरी भी होता है। तो एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे इस रिपोर्ट को आप देखें, इसमें क्या है कि ऊपर समरी दिया गया है, यहां पे कुछ समरी है और यहां पे नीचे टेबल दे दिया गया है डिटेल्स में। ठीक है, तो डिटेल्स रिपोर्ट हुआ। दूसरा रिपोर्ट क्या होता है, डिटेल्स रिपोर्ट होता है। ठीक है ना। अब यहां पे अगला हम बात करते हैं, उसको हम समरी भी कहते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स जो है उसको डैशबोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है, डैशबोर्ड। अब सर, तो ये आपका समरी रिपोर्ट और डैशबोर्ड रिपोर्ट दोनों अलग होते हैं। देखिए ज्यादा फर्क नहीं है समरी रिपोर्ट और डैशबोर्ड रिपोर्ट में। देखिए डैशबोर्ड मल्टीपल पेजेस के हो सकते हैं, डैशबोर्ड मल्टीपल पेजेस के हो सकते हैं, मतलब कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो एकदम डिटेल में मिलेगा। ये आपका डिटेल रिपोर्ट। जैसे ये देखिए, यहाँ पे कई सारे पेजेस हैं जो भी क्लिक करने पे अलग अलग एंगल से हमें रिपोर्ट बना के देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डैशबोर्ड। तो यहां पे एक चीज गौर कीजिएगा कि आपका डैशबोर्ड और आपका समरी रिपोर्ट डिफरेंट होता है, समझे। अब डैशबोर्ड में जरूरी नहीं है कि मल्टीपल पेज हो, बट हमारे समरी रिपोर्ट में मल्टीपल पेज जरूर होता है। कई बार क्या करते हैं कि एक हम रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट बनाते हैं समरी रिपोर्ट, और फिर उसके बाकी रिपोर्ट्स में हम डिटेल्स रिपोर्ट देते हैं। तो हम लोग रिपोर्ट के अंदर में एक समरी डैशबोर्ड जब हमने देंगे तो मोस्टली केसेस के अंदर में हम डिटेल रिपोर्ट जरूर देंगे, बट डैशबोर्ड में सिर्फ मोस्टली समरी ही होता है। तो कह सकते हैं कि डैशबोर्ड इज द क्लब ऑफ द समरी रिपोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ट्रेंड रिपोर्ट। ट्रेंड रिपोर्ट में हमारा जो फोकस होता है वो फोकस होता है जो हम फाइंडिंग करते हैं, फाइंड करके ट्रेंड निकालने का कोशिश करते हैं कि भाई आखिर न्यू समथिंग क्या है, कौन सा बेटर चल रहा है। इस तरह के जो ट्रेंड रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जहां पे हम ज्यादातर अपने इफेक्ट को कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी को ट्रेंड रिपोर्ट कहा जाता है। तो ट्रेंड रिपोर्ट में मोस्टली क्या होता है, हमें कंपेयरिंग दिखानी होती है, ट्रेंड दिखाना होता है। लाइन चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स की समरी के साथ उसको हम लोग ट्रेंड्स के यूज करते हैं, जहां पे मुझे कंपेयरिंग मिल सके कि हम बिटवीन कई सारे फैक्टर के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करके जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को निकाल सके कि भाई रिपोर्ट हमारी कंपनी के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफिकल रिपोर्ट। ज्योग्राफिकल रिपोर्ट में मोस्टली मैप्स का यूज होता है, जहां पे हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा सेल जो है किस रीजन और किस ज्योग्राफिकल रिपोर्ट्स में देते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल रिपोर्ट में मोस्टली क्या होता है आपका, अब ज्योग्राफिकल रिपोर्ट जरूरी नहीं कि सिर्फ मैप चार्ट पे ही करें, हम मैप चार्ट इंक्लूड करते हैं और हमारा रिपोर्ट के अंदर मैप चार्ट पे ज्यादा फोकस होता है। मैप चार्ट पे क्या होता है, ज्यादा फोकस होता है। ऐसे रिपोर्ट को ज्योग्राफिकल रिपोर्ट कहते हैं, जहां की हम ज्योग्राफी के हिसाब से, मतलब कि एरिया के हिसाब से दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा रिपोर्ट क्या है। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल रिपोर्ट होता है। देन आता है आपका कंपैरिजन रिपोर्ट। कंपैरिजन रिपोर्ट हम दो
क्या बोलते हैं, बिटवीन दो पीरियड। अब कुछ लोग बोलते थे कंपेयरिंग रिपोर्ट में हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या किसी और के साथ भी कंपेयर करते, नहीं, कंपेयरिंग रिपोर्ट में हम कंपेयर करते हैं बिटवीन टू पीरियड। जैसे कि आज की सेल क्या है, आज से कल की सेल क्या है, आज सैटरडे है तो पिछले सैटरडे के क्या रिपोर्ट है, पिछले महीने के सेम डेट को क्या है, पिछले साल के सेम डेट को क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपेयरिंग रिपोर्ट। ठीक है सर। कंपेयरिंग रिपोर्ट के बाद एक रिपोर्ट कहलाती है आपका इंटरैक्टिव रिपोर्ट। इंटरैक्टिव रिपोर्ट में हम रिपोर्ट तो बनाते हैं, और बनाने के बाद हम जो रिपोर्ट जो देखने के लिए यूजर्स हैं उनको हम देते हैं कि वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब स्लाइसर्स। इंटरैक्टिव रिपोर्ट में क्या होता है, हम स्लाइसर्स एंड फिल्टर्स बुकमार्क्स वगैरह देते हैं ताकि वो अलग अलग एंगल से उसको देख सके। उसको इंटरैक्टिव रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरैक्टिव रिपोर्ट। तो इंटरैक्टिव रिपोर्ट में मोस्टली जो है हम यूज करते हैं स्लाइसर। जैसे एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, ये यहां पे क्या हो रहा है कि यहां देखिए हम अपने हिसाब से ईयर चेंज करके ईयर देख रहे थे, ईयर वाइज ये इंटरैक्टिव रिपोर्ट है। तो फिल्टर जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग इंटरैक्टिव रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद आता है एनालिटिकल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट में क्या होता है कि उसमें ज्यादातर हम डेटा को बड़ी बारीकी से छानते हैं, छान के अगर कुछ हमें नया, कुछ समथिंग न्यू बनाना है, मतलब कि उसके अंदर कुछ ढूंढना चाहते हैं, तो हम एनालिटिकल रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस हमारा एक्चुअल में क्या है। मतलब कुछ नई चीज, जैसे बॉस ने बोला कि ये बताओ ढूंढो कि हमारा मार्केट सबसे ज्यादा वीक कहां पर है, तो आपने क्या किया, रिपोर्ट में इतना ज्यादा फोकस किया कि हमारा रिपोर्ट वीक कहां पे है। तो वीक रिपोर्ट निकालने के लिए हमने डेटा को एनालाइज करके पाया। तो आपको एक एरिया पे फोकस करना होता है और आपको हाईलाइट करना होता है कि आपका रिपोर्ट क्या है। ठीक है, समझ में आएगा सर? सर ट्रेंड रिपोर्ट में हम मल्टीपल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, ट्रेंड वो देखिए स्लाइसर में सब कुछ की जाती है, लेकिन जब ट्रेंड रिपोर्ट की बात आई ना, तो ट्रेंड रिपोर्ट में मोस्टली होना चाहिए, कहाँ गया ट्रेंड रिपोर्ट, कंपेयरिंग। ये रहा ट्रेंड, ट्रेंड ये नहीं है, ए है ट्रेंड। 6 नंबर पे होगा सर, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे नहीं, ये ट्रेंड नहीं है, ये तो अति इंटरैक्टिव रिपोर्ट है, एनालिटिकल रिपोर्ट है। ये आपका ज्योग्राफिकल रिपोर्ट है, ये है ट्रेंड 4थे नंबर पे। ठीक है ना। तो ट्रेंड के मतलब हुआ कि हम जो है ये निकालना चाहते, जैसे होगा ना, किसी आपने बोला कि ये बताओ कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट का क्या सिस्टम है, तो आपने फोकस किया कि जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, टॉप सेलिंग मार्केट, टॉप सेलिंग सेगमेंट, टॉप सेलिंग वगैरह वगैरह। या फिर मान लीजिए आप एचआर में हैं तो आपको बताएगा कि हाईली अटेंडेंस वाले हमारे कौन से बंदे हैं, या हाईली परफॉर्मेंस वाले कौन है। या आप फिर प्रोडक्शन में हैं तो आप पीक आवर निकालना चाहते हैं कि प्रोडक्शन का पीक आवर क्या है। तो ट्रेंड का मतलब ये हुआ कि आप जो है एक मतलब कि हाईएस्ट या लोवेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? तो कंपेयरिंग का ही पार्ट होता है, बट कंपेयरिंग में क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर पीरियड पे ध्यान देना होता है, और ट्रेंड में हमें ये ध्यान देना पड़ता है, हाईएस्ट लोएस्ट पे ध्यान देना होता है। समझ गए? तो सर कंपेयरिंग में अगर लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर का कंपेयर करना हो तो वो कौन सी रिपोर्ट में होगा? तो जैसे कि मान लीजिए कि आज का सेल है हमारा,
तो कंपनी में क्या होता है कि आज हमारी सेल मान लीजिए 50 हुई, तो वो आज की 50 सेल से आज जो हमारा आज का जो करंट सिचुएशन है उस तरह की सिचुएशन से वो कंपेयर कराते हैं। जैसे कि आज 1 तारीख है, आज मान लीजिए 26 तारीख है, तो 25 तारीख को क्या सेल थी। अच्छा आज सैटरडे है तो पिछले सैटरडे को क्या सेल थी। आज 26 है तो पिछले महीने की 26 क्या सेल थी। अच्छा आज 26 है तो पिछले क्वार्टर की 26 को क्या सेल थी, और पिछले साल के सेम 26 को क्या सेल थी। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम ये निकालना चाहते हैं आज जो सेल हुआ है वो सेल अगर बूम हुआ है, मतलब अचानक सेल हमारा बढ़ गया, तो क्या अचानक बढ़ा है या फिर आज ऐसा सिचुएशन ही है जो कि इस सिचुएशन पे बढ़ता ही है। जैसे सैटरडे को सेल होता ही होता है सर, या फिर सावन में सेल होता ही होता है, या फिर हर साल सावन में सेल होता ही है, या कोई पर्टिकुलर हमने एक डिस्काउंट लॉन्च किया है, ऐसे डिस्काउंट में सेल बूम होता ही है। तो इस सब अगर इस तरह के पीरियड पे पता चला है कि नॉर्मल है, इस तरह के सेल होता है, ठीक है। अगर इस पता चला कि नहीं नहीं बाकी सारे ट्रेंड बता रहे हैं कि नहीं सेल तो नॉर्मल है लेकिन बूम हुआ है, तो हमारी एनालिटिक टीम क्या करेगी, ए प्रॉब्लम फाइंड करेगी कि सेल बढ़ा या घटा है, तो किस कारण से बढ़ा या घटा है, वो कारण को हाईलाइट करेंगे और फिर उस कारण के ऊपर वर्क करेंगे। अगर कारण निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव को बाकी और चीजों पे भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बात समझ आया सर? वो हमारा कंपेयरिंग रिपोर्ट होता है। जैसा तो हमने बात की आपके सामने रिपोर्ट्स पे एक बार कर लेते हैं। हमने बात की आपको आपके सामने समरी रिपोर्ट, देन हमने बात की डिटेल्स रिपोर्ट, डिटेल या टेबलर रिपोर्ट भी कहा जाता है। फिर हमने बात की आपके सामने डैशबोर्ड्स, ठीक है। फिर हम आपके सामने बात किया हमने ट्रेंड रिपोर्ट, उसके बाद ज्योग्राफिकल रिपोर्ट, उसके बाद हमने इंटरैक्टिव रिपोर्ट, देन एनालिटिक रिपोर्ट। एक लास्ट आता है रोल बेस्ड रिपोर्ट, ठीक है ना। रोल बेस्ड रिपोर्ट हालांकि कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ महेश जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, डैशबोर्ड और रिपोर्ट। देखिए डैशबोर्ड और रिपोर्ट दोनों एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। रिपोर्ट वर्ड है, डैशबोर्ड मतलब एक हुआ समरी रिपोर्ट। तो समरी रिपोर्ट जब भी आता अकेले नहीं आता, उसके साथ और भी होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको सिटी वाइज रिपोर्ट निकालनी है, सिटी वाइज प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट बनानी, तो आपने एक सिटी वाइज रिपोर्ट बना दिया, एक प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट बना दिया, 2 रिपोर्ट आपने बना दिए। लेकिन अगर बॉस ने आपको बोला नहीं नहीं एक ऐसा रिपोर्ट होना चाहिए जो ओवरऑल होना चाहिए, जैसे आपने बोल दिया भाई सिटी में ए सेल हुआ, आपने बोल दिया ए प्रोडक्ट में सेल हुआ, लेकिन ओवरऑल क्या सेल हुआ, तो एक रिपोर्ट बनेगी ओवरऑल सेल। समझ में आया कि नहीं सर? सर ये दोनों रिपोर्ट में कनेक्शन होती है क्या? नहीं यहाँ पे क्लिक करते ही वो रिपोर्ट पे चले जाए। वो तो इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनाएंगे और जब उसके अंदर इंटरेक्ट डालेंगे तो वो तो होगा ही होगा, स्लाइसर वगैरह डालेंगे या फिर लिंक्स वगैरह डालेंगे, वो तो अलग चीज है। हम यहाँ पे टाइप ऑफ रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब इंटरव्यू में आप जाइएगा या बॉस आपको बोल सकता है यार एक काम कर सेल्स की कंपेयरिंग रिपोर्ट बना दे, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपेयरिंग रिपोर्ट होता क्या है, ठीक है ना। तीसरा जो सबसे लास्ट रिपोर्ट आता है जो सिर्फ पावर ऐसा रिपोर्ट जो बताया, ये रिपोर्ट एक्सेल में भी बाकी सॉफ्टवेयर में भी बनते हैं, बट एक रिपोर्ट आता है रोल बेस्ड रिपोर्ट। रोल बेस्ड रिपोर्ट क्या होता है, इसको RLS भी बोलता है। किसी ने बोल दिया ना आपको कि RLS रिपोर्ट बनाइए, रोल लेवल सिक्योरिटी डाल के बनाइए, तो वो क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे एक रिपोर्ट बनाया, एक डैशबोर्ड बनाया और मुझे इसको 4 बंदे को भेजना है, बट मैं चाहता हूं कि चारों बंदों पूरा रिपोर्ट नहीं देखे, एक बंदा है जो कि प्रोडक्शन से है, वो सिर्फ प्रोडक्शन का रिपोर्ट देखे। एक बंदा अगर मान लीजिए वो दिल्ली हैंडल करता है, वो दिल्ली का रिपोर्ट है, तो इस केस में हम RS रिपोर्ट बनाते हैं, रोल लेवल सिक्योरिटी उसके अंदर डालते हैं, ताकि क्या करें, कि जो हम चाहते हैं वही देखे, कुछ और ना देखे। वो हमारा रोल बेस्ड रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये हम जो है आपको
इसका जो टेक्स्ट है, हालांकि टेक्स्ट मैंने याद नहीं किए हुए हैं, मैंने किसी कहीं से लिए हैं, कॉपी किए हैं। मैं झूठ क्यों बोलूं, सुबह सुबह वो भी नाश्ता किए बगैर। तो आपको भी दे देता हूं, आप भी इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके इसमें ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पावर BI। तो अब यहां पे हम शुरुआत अपनी डेटा रिपोर्ट बनाने की शुरुआत करेंगे टेबल से। म्यूट कर लीजिए प्लीज। टेबल जो दिख रहा है इसको टेबल, इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का व्यू आएगा। इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लीजिए। उसके बाद ये जो डेटा दिख रहा है, जब इसकी इस एरो पे क्लिक कीजिएगा तो एक्सपेंड होकर इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, पावर क्वेरी में ले आके अपने फील्ड को अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। सो अरेंज करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब वो पावर BI पे आएगा तो वो अल्फाबेटिकली ही शॉर्ट होके आएगा। और जिस भी फील्ड के आगे इस तरह का सिग्मा लगा है, इसका मतलब है कि वो नंबर है, वो सम होगा। ठीक है। तो यहां मान लीजिए कि मुझे अपना समरी देखनी है कि प्रोजेक्ट वाइज, तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट को ड्रॉप किया, यहां भी ड्रॉप कर सकते हैं और यहां भी ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करते ही पिवट टेबल की तरह लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है। अब इसमें मैंने पेमेंट को किया तो मुझे यहाँ पिवट बन गया कि मेरा प्रोजेक्ट वाइज मेरा सम ऑफ पेमेंट कितना है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हम एक ही 2 कॉलम रख सकते हैं, इसमें कई सारे कॉलम रख सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट हम चाहते हैं सबसे पहले तो सेगमेंट डालना, कैटेगरी डालना, तो हमने कैटेगरी डाला। कैटेगरी के बाद हम प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं, हमने प्रोजेक्ट डाला, तो पता चल गया कि किस कैटेगरी में कौन कौन से प्रोजेक्ट है, रिपीट हो गया। फिर इसके अंदर हमने मान लीजिए टास्क डाले, तो इसकी टास्क की प्रायोरिटी भी पता चल गई। फिर हम यहाँ पे बजट डालते हैं और अपनी पेमेंट को डालते हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट हमारा बन के रेडी हो जाएगा। यहां से हम स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको टेबल रिपोर्ट कहा जाता है। तो हर रिपोर्ट के लिए अब जैसे फील्ड ऊपर आपको दिख रहा है, तो सम ऑफ बजट आ गया। अब सम ऑफ बजट के जगह पे मुझे खुद का कुछ चाहिए, तो आप यहां पे रिनेम कर सकते हैं। यहां देखिए ऊपर रिनेम दिस विजुअल, क्लिक कीजिए और मैंने यहां पे डाला अमाउंट और यहां पे सम ऑफ पेमेंट के जगह पे लिखेंगे अमाउंट पे। इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो फील्ड नेम को अपने हिसाब से राइट में क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे एक और चाहिए यहां पे कि मेरा एवरेज कस्टमर रेट क्या है, तो कस्टमर रेट को क्लिक किया तो यहां पे ऑटोमेटिकली एवरेज आ गया। क्यों? क्योंकि हमने डेटा लोड करने के बाद इसकी समराइजेशन को एवरेज कर दिया था। नहीं होता तो सम होता और आपको यहां पिवट की तरह राइट में क्लिक करके यहां एवरेज पे जाके क्लिक करना पड़ता। ठीक है। तो टेबल बनाना आ गया, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब टेबल की फॉर्मेटिंग की बात करें कि टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करें। रीसाइज तो इस तरह से कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए आप यहां दिख रहा है विजुअल रिपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे फॉर्मेटिंग है। अब पावर BI में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहां हर चीज का अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे कि स्टाइल में आपको ओवरऑल एक साथ सिलेक्ट करना है, तो स्टाइल में जाएंगे तो यहां से अपना स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम बोल मतलब प्री डिफाइंड ए फॉर्मेटेड होगा। जिसको क्लिक करेंगे तो आपका ये रिपोर्ट अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो लाइनिंग दिख रहा है, इसको बॉर्डर जो दिख रहा है, जिस एक्सेल में बॉर्डर जिसको कहते हैं, यहां पे कहा जाता है ग्रिड। और यहां पे जब इस पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड की हॉरिजॉन्टल ग्रिड एंड वर्टिकल ग्रिड वो दोनों की अलग फॉर्मेटिंग है। देखिए
यहाँ पे उसकी कलर, उसका विड्थ, ऐसे वर्टिकल का कलर एंड विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर, अब इसमें देखिए साइड में देखिए लाइनिंग नहीं है ना, यहाँ इसकी अलग लाइन है बट इसकी नहीं है लाइन, तो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसकी लाइन यहाँ पे नहीं है ना, तो क्योंकि इसका बॉर्डर सेट नहीं है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा, ग्रिड के अंदर बॉर्डर को क्या कलर होना चाहिए, मतलब ब्लैक कलर होना चाहिए, विड्थ थोड़ा सा मोटा कर दिया, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, देखिए आ गया बॉर्डर। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है वैल्यू, जो 1 2 3 जो दिख रहा है ये वैल्यू है। मैं चाहता हूँ वैल्यू के कलर जो है हल्का सा हमारा अलग कलर होना चाहिए, ग्रे या इस तरह होना चाहिए। देखिए तो जो वैल्यू है कलर आ गया। अब जैसे वैल्यू का कलर ये है क्योंकि इसमें दो है, अल्टरनेट टेक्स्ट कलर भी है, तो एक कलर होगा दूसरा कलर नहीं होगा, तो उसके लिए यहाँ पे आप अल्टरनेट टेक्स्ट कलर जो आ रहा है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो उसको भी मैंने ब्लू किया था, ये आ गया। ठीक है, बोल्ड करना है, साइज बढ़ाना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो सब चीज यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। कॉलम हिडर, कॉलम हिडर के लिए यहाँ पे अलग फॉर्मेटिंग है, तो कॉलम हिडर सेंटर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, टेक्स्ट कलर होना चाहिए, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ऐसी टोटल, नीचे जो टोटल दिख रहा है, टोटल की अलग फॉर्मेटिंग है जहां से आप ले सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक कॉलम, किसी एक कॉलम को फॉर्मेट करना, जैसे मैं चाहता हूं कि अमाउंट टू पे को थोड़ा सा अलग कलर रखो, ठीक है। तो यहां से आप कोई पर्टिकुलर कॉलम, जैसे मैंने अमाउंट पे को लिया, अब इसके ऊपर इसका टैक्स कलर क्या होना चाहिए, तो टैक्स कलर हमने बोला ग्रीन होना चाहिए, तो मोर कलर में जाके यहां से ग्रीन ले लिया, ग्रीन आ गया। ये मिडल मिडल होना चाहिए अलाइनमेंट में, और बाकी डिस्प्ले यूनिट मिलियंस में या कुछ और होना चाहिए, वो डिसाइड कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर कॉलम को ही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब आता है सेल एलिमेंट। सेल एलिमेंट जैसे कि हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते थे ना, इस तरह से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे एवरेज रेट में, अब एवरेज रेट की मैं चाहता हूं बैकग्राउंड कलर करना जिसकी एवरेज बिलो 4 है, तो मैंने यहाँ पे ऑन किया, और जहां भी आपको fx दिखेगा वो fx ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। इसके ऊपर क्लिक करते आपका कंडीशंस आ जाएंगे। ग्रेडिएंट की जगह पे मैंने यहाँ पे रूल को सिलेक्ट किया और बोला कि रूल्स में ए एवरेज है, और ए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 4% की जगह पे मैंने नंबर दिया, और लेस देन मैक्स, मैक्सिमम कर देंगे नंबर, तो उसकी कलर हम कर देते हैं ग्रीन। इस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हैं। देखिए आ गया। अब अलग अलग कॉलम चूज करना है आपको यहाँ पे। जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इसका बार, इस अमाउंट पे में बार लगाना, तो अमाउंट पे हमने क्लिक किया और इस पे हमने डेटा बार सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार होता है, ऐसे यहाँ पे बार आ गया। आपने देखा था भी रिपोर्ट की जो हमने फोटो में देखी थी, उसमें भी हमने बार देखा था। इस तरह से बार डिसाइड कर सकते हो। बार की कंडीशंस, कलर क्या होनी चाहिए आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह। ठीक है, आइकन्स वगैरह लगाना है तो आइकन्स लगा सकते हैं यहां से। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है। बाकी नीचे आप फिलहाल आपके लिए
फिलहाल इसको इसके बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो टेबल आ गया, टेबल में कोई दिक्कत तो नहीं है, आप टेबल बना सकते हैं आप लोग। जी हाँ सर, बैकग्राउंड में पूछना। क्या पूछे सर? ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कुछ और। जी बिल्कुल। अब देखिए फॉर्मेट में हमेशा दो होता है, एक विजुअल जो कि अलग अलग चार्ट के लिए, जो अलग अलग चार्ट है उस चार्ट के लिए अलग अलग तरीके से यूज की जाती है। दूसरा इसका होता है जनरल, जो सबके लिए सेम होता है। जैसे टाइटल, आपको डालेंगे टाइटल तो टाइटल आएगा। इफेक्ट, जैसे बैकग्राउंड ऑफ कर दिया तो अब बैकग्राउंड हट गया, ठीक है ना। तो ये आपका टाइप फॉर्मेटिंग इसके लिए होता है। डेटा फॉर्मेट कैटेगरी है, किसका किसका फॉर्मेट चेंज करना है। जैसे मैंने बोल लिया कि मुझे अमाउंट पे का यहाँ से फॉर्मेट अलग करना है, मुझे यहाँ पे करेंसी करना है इसको, या परसेंटेज करना है, साइंटिफिक करना है, कस्टम करना है, या होल नंबर करना है, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका सबके लिए सेम होता है, सबके लिए सेम होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक चीज और आता है, इसकी के बगल में आता है आपके सामने मैट्रिक्स। तो टेबल क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पे हमने दो फील्ड रखा तो इस तरह से डबल डबल होता रहा। मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम होता है। जैसे मुझे रिपोर्ट चाहिए कि किस कैटेगरी में किस प्रोजेक्ट का कितना पेमेंट है, तो यहाँ पे रो एंड कॉलम दिख रहा है, तो हमने प्रोजेक्ट को रखा रो में, कैटेगरी को रखा कॉलम में, और पेमेंट को रखा रो में, बिल्कुल पिवट टेबल के। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से रो एंड कॉलम वाइज आ गया, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें दो चीजें रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टास्क प्रायोरिटी को मैंने प्रोजेक्ट के नीचे डाल दिया, तो ये देखिए इस तरह से कोलैप्स और एक्सपेंड हो गया। अब यहाँ पे एक साथ सबको एक्सपेंड करना है, तो ये यहाँ पे डाउन पे क्लिक कीजिए, अप पे क्लिक कीजिए, और ये देखिए यहाँ दिख रहा है ना डाउन वन लेवल, तो ये आपका पूरा एक साथ हट जाएगा। अब इसकी भी एक फॉर्मेटिंग है, सेम फॉर्मेटिंग, मोस्टली सेम ही है, थोड़ी सी चेंज हो गई है। जैसे कि रिपोर्ट स्टाइल, अब यहाँ पे मिनिमम करना है, बोल्ड, लीडर, फ्लैर, स्पेयर, कंसोलिडेट क्या करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉम्पैक्ट चाहिए, टैबुलर चाहिए, हमने टैबुलर कर दिया। टैबुलर करने से क्या हुआ, ये अलग अलग केस में आ गया। अब यहाँ पे रिपीट कर दीजिएगा तो इस तरह रिपीट हो जाएगा, रिपीट नहीं कीजिएगा तो ये जैसे पिवट में था ना रिपीट वाला रिपीट हो जाएगा। बाकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल वही है जो कि हमने टेबल में की है, इससे कोई खास अलग नहीं है, और सेम साइज प्रॉपर्टी तो सबके लिए सेम ही है, तो यहाँ पे सेम होता है। तो ये आपके पास दो हो गए कलर, टेबल्स एंड मैट्रिक्स। तो टेबल एंड मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो नहीं लग रहा था कुछ। चलिए सिमिलर टू पाइवट टेबल है। बिल्कुल। अब इसके बाद टेबल में जैसे हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं ना, वैसे इसकी सेटिंग नहीं कर सकते क्या? देखिए यहाँ पे जो जब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो सेटिंग आया, ये सारी सेटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर। और एक ये क्वेश्चन था, कैनवास, बैकग्राउंड और वॉलपेपर, ये दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों भी सेम? कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम। ठीक है ना। अब आते हैं, अब चलते हैं कुछ और चीजों पे। तो यहाँ पे दो चीज आ रही है, एक गज चार्ट और दूसरा हमारा आता है कार्ड। जैसे कि पेमेंट मेरा आया, उसका मुझे चार्ट बनाना है, तो गज चार्ट लेंगे तो इस तरह से 360 डिग्री का चार्ट बनेगा। इस पे मान लीजिए मैंने पेमेंट रख दिया, तो ये हमारा पेमेंट आ गया 30 मिलियन, बट 60 में से 30 आया। बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा था इसमें क्लास जो जिसकी कॉपी मिलती है वो मिल रही नहीं है। पिछली जो क्लास हुई थी उसकी भी नहीं आई थी कॉपी ग्रुप में, खाली 2 दिन की आई है बस। कौन सी कॉपी नहीं आई, समझा नहीं। वीडियो करने के बाद में भी क्लास एक बार रिकॉर्डिंग तो गई है ग्रुप में। नहीं सर, ये तीसरे दिन वाले की नहीं मिली, शुरू की 2 ही है बस। पीछे 3 ही क्लास हुई है ना, मैंने ग्रुप में डाला भी था। एक मिनट, कौन से ग्रुप में आप? सर आज तीसरी क्लास। आज तीसरी क्लास है ना सर? संडे को नहीं हुआ था क्लास। सर क्लास के बीच में ये सब मत बोलिए, डिस्टर्ब होते हैं। अब देखिए क्या पढ़ा रहे थे, भूल गए। क्लास के बाद में या फोन करके बोल लीजिएगा। अब यहाँ पे जब गज चार्ट हमने लिया,
अब गज चार्ट में आ गया, तो गज चार्ट की जब देख क्लिक कीजिएगा तो यहां मिलेगा वैल्यू, मिनिमम, मैक्सिमम, टारगेट। तो मिनिमम ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं लगा रहे हैं, नहीं एंड, 120 तो यहाँ पे मिनिमम तो 0 ही होता है, मैक्सिमम यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम में हमने बजट डाला कि बजट हमें होना चाहिए था, हमने कितना पैसा लिया, तो ये देख सकते हैं 30 मिलियन, जो कि मेरा 100% पूरा। तो यहाँ पे टारगेट है तो टारगेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये गज चार्ट से इस तरह से चार्ट बनाएंगे। अब इसकी गज चार्ट की फॉर्मेटिंग आते हैं। अब गज एक्सिस जो है ये आपका ऑटो है, ये आपका यहाँ पे मैक्सिमम डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप मैनुअल डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी फील्ड को ही डालेंगे। तो मिनिमम मान लीजिए कि मैं डाल दिया कि भाई मेरा 1 मिलियन हमारा मिनिमम है, तो देखिए 100K से या 100K से शुरू हो गया। उसी तरह से टारगेट हम मान लीजिए कि हमारा जो है वो 25 मिलियन का टारगेट था, तो देखिए 25 मिलियन पे टारगेट का लाइन है। तो टारगेट यहां से डिसाइड कर सकते हैं। देन कलर, अब मैं चाहता हूं कि जो फिल कलर है वो ग्रीन आए और बाकी जो टारगेट है वो रेड आए, यहां आ गया, तो यही रहेगा सर। और यहाँ पे आता है आपका डेटा लेवल्स। तो अगर मैं इसको ऑफ करते हैं तो जो डेटा यहाँ पे दिखता था ना कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, वो हट गया। क्लिक करेंगे तो आ जाएगा और यहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग डिसाइड कर सकती है, कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, बोल्ड क्या होगा, ये चीजें। अब डिस्प्ले यूनिट जैसे कि के में दिख रहा है, बिलियन में दिख रहा है, तो ऑटो है तो नंबर के हिसाब से मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन कर देगा। और आपको अपने हिसाब से चूज करना है या नन कर देना है कि पूरा एग्जैक्ट अमाउंट इस तरह से आना चाहिए, तो आप नन कर दीजिएगा। फिर आता है टारगेट लेवल। टारगेट लेवल जो दिख रहा है 25M आपका टारगेट लेवल है, रखना है रखिए, हटाना है हटाइए, ऑफ कीजिएगा हट जाएगा, ऑन कीजिएगा आ जाएगा। और आने के बाद इसकी वैल्यू की फॉर्मेटिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। कॉल आउट वैल्यू का मतलब हुआ जो 30 मिलियन दिख रहा है, ये आपका कॉल आउट वैल्यू है, तो उसकी भी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कॉल आउट वैल्यू पे मुझे 30 मिलियन ऑटोमेटिक जो सम दिख रहा है वो नहीं चाहिए, मुझे यहां परसेंटेज चाहिए कि कितना परसेंट हमारा पेमेंट बजट के अकॉर्डिंग। अब ये चीजें तो हमारे डेटा में नहीं है ना। तो कैसे करें? तो आप खुद के फील्ड बना सकते हैं। तो फिलहाल हम फील्ड नहीं बना रहे हैं, यहीं पे हमारा एक और वेरिएंस है, वही वेरिएंस मैं बना ही देता हूं। तो होम में आइएगा तो आपको दिखेगा मेजर्स पे जब क्लिक करेंगे तो अपना खुद का कैलकुलेटेड फील्ड बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहां लिखा पेमेंट परसेंट में यहां देते हैं कि सम ऑफ हमारी पेमेंट, उसको हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ बजट। तो जितने सम ऑफ पेमेंट, टोटल पेमेंट को टोटल बजट से हमने डिवाइड कर दिया मेजर्स में। जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहां देखिए पेमेंट 1 का ऑप्शन आया। तो होम में जाइए, न्यू मेजर्स पे क्लिक कीजिए, यहां पे अपना हेडिंग डालिए, इक्वल कीजिए और अपना फॉर्मूला डालिए। अब यहां पे इसकी फॉर्मेटिंग डिसाइड करनी होगी क्योंकि ये डेसिमल में आएगा। तो यहाँ पे मेजर टूल्स में जब आइएगा तो ये परसेंटेज का ऑप्शन आएगा, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। अब ये परसेंटेज मुझे यहां शो करते हैं, तो इस पे क्लिक करके वैल्यू पे जाएंगे, कॉल आउट वैल्यू, इसमें आता है कस्टम लेवल। क्या आता है? कस्टम लेवल। इस कस्टम लेवल पे जाएंगे, ऐड डेटा पे क्लिक करते हैं और इसमें जो परसेंटेज दिख रहा है पेमेंट परसेंटेज, इसको टिक कर देते हैं। इसको टिक करते ही देखिए 100% दिख रहा है। तो इस तरह से आप गज चार्ट को शो कर सकते हैं।
तो गज चार्ट जो कि हमें स्टेटस बताता है, उसके बाद अब बारी आती है कि मुझे अगर चार्ट नहीं ओवरऑल चाहिए कि टोटल सेल क्या हुआ है, टोटल हमारा बिल कितना जनरेट हुआ वगैरह वगैरह, तो एक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो 1 2 3 दिख रहा है, इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसे कार्ड हमने लिया और कार्ड के ऊपर मान लीजिए हमने टोटल बजट डाल दिया, तो बजट हमारा 30 मिलियन आ गया। अब इस 30 मिलियन को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले सम ऑफ बजट की जगह पे आप रिनेम करके जो मर्जी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ इसमें दो चीजें, कॉल आउट वैल्यू। कॉल आउट वैल्यू मतलब जो 30 मिलियन दिख रहा है वो कॉल आउट वैल्यू है, उसकी साइज वगैरह बाकी चीजें आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके नीचे आता है कैटेगरी लेवल। जो नीचे सम ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है ये आपकी कैटेगरी लेवल है। इस कैटेगरी लेवल की अपनी अलग से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए व्हाइट बैकग्राउंड रखा है, मुझे व्हाइट नहीं बैकग्राउंड हटा देना है, तो यहाँ पे आपको जाना होगा जनरल में और यहाँ पे इफेक्ट में आके हमने इसकी बैकग्राउंड हटा दी। तो बैकग्राउंड हट गया, डालना चाहते हो कलर व्हाइट के जगह पे कोई और कलर हो तो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है विजुअल बॉर्डर। बैकग्राउंड मैंने हटा दिया, अब इसमें बॉर्डर दिख रहा है ना, मुझे बॉर्डर को नहीं चाहिए, तो ये बॉर्डर भी आप यहाँ से नहीं ले सकते, इफेक्ट में हटा दीजिए, बॉर्डर हट जाएगा। मुझे शैडो चाहिए और शैडो की कलर हमने ग्रीन कर दिया और साइज थोड़ा सा 0 कर देता हूं, तो इस तरह से पीछे से हमारा एक ब्लर आ गया। तो इस तरह से हम शैडो वगैरह भी लगा सकते हैं। नहीं साथ सर ग्रोथ कैसे दिखाएंगे? इसमें ग्रोथ दिखाना हो तो ग्रोथ मतलब परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ जी सर, कि पिछले साल से इस साल ग्रोथ कैसे पता हुआ वो, उसके लिए फंक्शन यूज करना पड़ेगा आपको। तो फंक्शन में जब टैक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें होगा सर, ठीक है। फिलहाल आप कंपेयर कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। तो इस तरह से यहाँ पे हम अपना 1 2 थ्रू कार्ड लेते हो, कार्ड के अंदर जो जिसका टोटल डालना है वो टोटल डाल सकते हो। सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, मिनिमम करना है, वो चीजें यहाँ पे हम डाल सकते हैं कार्ड के थ्रू। तो हमने अभी 4 किए, हमने टेबल किया, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स किया, गज चार्ट किया और कार्ड किया। अब चलिए ऊपर सीक्वेंस से सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉलम, क्या है ठीक है, नहीं हटेगा इसमें, तो नीचे लाइन छोड़े। तो यहाँ पे हम लेते हैं कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट 2-3 तरीके के हैं। तो बार चार्ट, ये आपका एक स्टैक बार चार्ट है, ये आपका कर्सर बार चार्ट है, और ये आपका एक आता है क्लस्टर बार चार्ट, ये आता है। 3 बार चार्ट आपके सामने है, ठीक है। अब तीनों को एक बार देखिए क्या है। ये तो उल्टा ले आ गया, ये आ गया हमारा। तो सबसे पहला बार चार्ट जो है इसको समझते हैं, ये होता है कर्सर बार चार्ट। कर्सर बार चार्ट में जैसे मान लीजिए मुझे कैटेगरी के हिसाब से टोटल पेमेंट करना है, तो ये देखिए कैटेगरी के हिसाब से टोटल पेमेंट आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे ये भी देखना है कि उसका टास्क का स्टेटस क्या है, तो जैसे ही मैं स्टेटस को लेजेंड में रखूंगा तो वो उतने नंबर ऑफ बार बन जाएगा। 3-3 बार बन गया ना सर। तो एक क्लस्टर कॉलम में होता है। दूसरा यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे अगर मैंने अपना स्टेटस को रखा लेजेंड, इसमें मैं रखता हूं मान लीजिए कि प्रोजेक्ट नहीं, ये लेता हूं कैटेगरी
और हमने कैटेगरी के अंदर अपना टोटल पेमेंट रखा, तो ये आ गई। ये तो 100% है। ए वाला, ये पहला ए जो है, ये इसकी बात कर रहा हूं। तो एक कैटेगरी हमने रखा और कैटेगरी में हमने अपना टोटल नंबर ऑफ पेमेंट रखा। तो ए बन गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितना हमारा कैटेगरी था उसके हिसाब से बना। तो ये दोनों में अगर सिंगल सिंगल है, मतलब कि लेजेंड आपने यहां नहीं डाला है, तो आपका एक स्टैक और क्लस्टर दोनों एक जैसा होता है। लेकिन जैसे लेजेंड अगर डालते हैं, तो अगर आप स्टैक में लेजेंड डालेंगे तो इसी का पार्टीशन कर देगा। जैसे मैंने स्टेटस को लेजेंड में रखा तो इसने इसकी पार्टीशन कर दिया। मैंने अलग अलग कॉलम्स नहीं बनाए, बट क्लस्टर में क्या होता है, ये अलग अलग कॉलम बन जाता है अगर इसके अंदर हम लेजेंड को रखते हैं। बट कैटेगरी एक आता है 100% वाला जो है, 100% स्टैक जो होता है, वो 100% स्टैक में वो परसेंटेज बता देता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे अपना ये रख दिया, क्या बोलते हैं, पेमेंट, और पेमेंट पे हमने स्टेटस रख दिया। तो ये देखिए बता दिया कि इसमें कंप्लीट, ये जो आउटसोर्स इसमें कंप्लीट 8% हो गया, 30% इसका इन प्रोग्रेस है, 40% पेंडिंग है। इस तरह से परसेंटेज में शो कर दिया। तो तीनों चार्ट का अलग अलग है। सेम उसी तरह का सेम होता है हमारा कॉलम चार्ट में। ये हमारा कॉलम चार्ट हो गया। कॉलम चार्ट में अगर मान लीजिए हमने कैटेगरी वाइज टोटल पेमेंट रखा, तो ये हमारा सिंपल दिख रहा है। जैसे इसमें लेजेंड अगर हम रखते हैं, जैसे कि स्टेटस को रखा लेजेंड में, तो इतने उसके पार्ट्स हो जाए। लेकिन अगर हम मान लीजिए ये जो आता है हमारा स्टैक कॉलम चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट में अगर हमने कैटेगरी वाइज लिया अपना पेमेंट, तो कैटेगरी वाइज पेमेंट आएगा। अगर इसमें हमने अपना टास्क स्टेटस को लेजेंड में रखा, तो उसके उतने डिवाइड हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि 100% स्टैक अगर हम लेते हैं, तो 100% स्टैक में क्या होगा कि कैटेगरी, पेमेंट, और जैसे मैंने टास्क स्टेटस को लेजेंड में रखा तो इसके परसेंटेज हो जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ ऊपर में नंबर्स आ रहे हैं बट यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपकी इसकी फॉर्मेटिंग पे जाना होगा। फॉर्मेटिंग में ये आपका डेटा डिटेल्स में ऑन कीजिएगा तो डेटा डिटेल्स यहाँ पे आ जाए। ठीक है, लेजेंड का बताएंगे, लेजेंड क्या है सर? ये लेजेंड का मतलब ये हुआ कि आप पार्टीशन, जैसे मान लीजिए ओवरव्यू भी कर दिया तो ये आउटसोर्स किया, तो आउटसोर्स भी हमारे के अंदर भी तीन टाइप है, सब टाइप। तो लेजेंड एक तरह से सब टाइप का है। इसको बंद कर, इसको तो क्या है 100 है बेटा। समझे लेजेंड का मतलब कि नहीं? सब टाइप। तो ऊपर के सारे चार्ट समझ में आ गए, कोई दिक्कत? और इसकी कलर, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना हो तो यहाँ पे जाइए, एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड की फॉर्मेटिंग, यहाँ पे ग्रिड लाइन, जूम इनसाइडर लगाइएगा तो जूम का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से जूम भी कर सकते हैं। कॉलम, अलग अलग कॉलम की अलग अलग कलर्स कर सकते हैं कि किसका क्या कलर होना चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग देख लीजिएगा। तो कॉलम समझ में आ गया, कोई दिक्कत कॉलम में? अब आप लोग के मन में शंका होगा कि हम कैसे डिसाइड करें कि कॉलम चार्ट कब यूज करें और कब यूज करेंगे हम बार चार्ट, कब यूज करेंगे हम स्टैक बार चार्ट। इसके बारे में भी बताऊंगा, पहले आप इनके बारे में समझ लीजिए, वो आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। इसको होने के बाद ये सब हो जाएगा तो समझाऊंगा। ठीक है, अब यहीं पे आता है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हमेशा फ्लो के लिए होता है कि अगर किसी चीज का फ्लो देखना हो
तो हम कैसे फ्लो को देखते हैं, यहाँ तो लाइनिंग आपको फ्लो में आएगी, ठीक है, फ्लो। और एरिया चार्ट क्या होता है, सेम होता है, बस इसके नीचे कलर लग जाता है, बाकी सब में सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और इसकी भी फॉर्मेटिंग्स हैं, जैसे कि बाकी सबकी फॉर्मेटिंग्स है, वो फॉर्मेटिंग्स यहां भी आप कर सकते हैं। शेड एरिया लाइन चार्ट हो जाएगा, ये हमारा लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट के बाद ये हमारा स्टेक लाइन चार्ट। हालांकि स्टेक लाइन चार्ट और 100% लाइन चार्ट का यूज नहीं होता है, क्योंकि वो उतना यूजफुल नहीं होता है, हमने यूज किया नहीं, बस वही जैसे ऊपर था ना ऐसे ही नीचे, लेकिन इसका यूज हम नहीं करते। कॉम्बो चार्ट, कॉम्बो चार्ट का यूज होता है जब हमें दो चीजें दिखानी, जैसे कि मुझे यहां दिखाना है बजट और पेमेंट, कैटेगरी लेवल, तो हमने कैटेगरी ले लिया और हमने कॉलम में रखा किसका, बजट को, और हमने लाइन में रख दिया किसको, कैटेगरी को, सॉरी इसका पेमेंट को। तो इस तरह से पेमेंट का लाइन दिख गया, जिससे पता चला कि पेमेंट हमारा बजट से ऊपर है या कहाँ नीचे, जैसे होम वाले में नीचे है, बाकी फॉरेन पे है, गवर्नमेंट सेक्टर ऊपर है, कॉर्पोरेट ऊपर, ए ऊपर है, सब कुछ ऊपर है। तो पेमेंट हमारा ज्यादा डाउन नहीं हुआ है, बजट के आसपास ही है, तो हम कॉम्बो चार्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ये आपका कर्सर लाइन चार्ट होता है, ये आपका स्टैक होता है। मतलब कि अगर कैटेगरी में अगर मान लीजिए मैंने प्रोजेक्ट को डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, इतने पार्टीशंस बन जाएंगे, लेकिन जैसे स्टैक चार्ट करूंगा तो ये अलग नहीं, वो लाइन कर्सर है, कर्सर कॉलम चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट। लाइन का डिफरेंस है सर दोनों में। जी जी, ठीक है, खास दिखता। अब रिबन चार्ट भी सेम उसी तरह का है। रिबन, हालांकि रिबन चार्ट को मैंने अभी कभी किसी लाइव रिपोर्ट में यूज नहीं किया है, बट आप कर सकते हो, वो रिबन बना देता है। जैसे हमने बजट बनाया तो अभी इस तरह का रिबन आ गया, मतलब कि एक तरह से एरिया चार्ट एंड कॉलम चार्ट का मिक्सअप हो गया। लेकिन जब चेंज कब होगा, जब इसको हम रख देंगे लेजेंड में, कुछ लेजेंड रखेंगे तो इस तरह से रिबन के फॉर्म में लाइन चार्ट रहेगा, पर रिबन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। लेजेंड नहीं रखेंगे तो आपका कॉलम एरिया चार्ट हो जाएगा। अच्छा, इस सब में हम यहाँ पे एक चीज है, स्मॉल मल्टीपल्स। तो स्मॉल मल्टीपल्स सब में सेम होता है। क्या होता है समझिए, जैसे कि मैंने कॉलम चार्ट यहाँ बनाया और कॉलम चार्ट के अंदर मान लीजिए कि हमने कैटेगरी वाइज टोटल हमने बना दिया, पेमेंट ले लिया। अब आप बोलेंगे कि मुझे यहाँ मेरा प्रोरिटी भी चाहिए, तो अगर टास्क प्रोरिटी को अगर हम लेजेंड पे रखेंगे तो इस तरह से अलग अलग कॉलम बनेंगे। हम बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे अलग अलग कॉलम नहीं, मुझे अलग अलग कैटेगरी का चार्ट ही चाहिए, टास्क स्टेटस का चार्ट ही चाहिए। तो हमने टास्क को स्मॉल मल्टीपल पे रखा, तो मेरा चार्ट ही देखिए 3 पार्टीशन में हो गया। कितने पार्टीशन में हो गया, 3 पार्टीशन में, ठीक है। और सबकी फॉर्मेटिंग को एक बार देख लीजिएगा, फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम होता है, कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती है। जैसे इसमें रिबन चार्ट में देखेंगे तो रिबन चार्ट में ये आपका रिबन ऐड हो गया, बाकी सब कुछ वही है। और क्लिक करेंगे तो रिबन की फॉर्मेटिंग, कलर वगैरह क्या है ये डिसाइड कीजिएगा। तो एक बार जो भी चार्ट बनाएंगे उसकी फॉर्मेटिंग को आपको जरूर देखना है, ठीक है सर, नियम से। तो रिबन चार्ट, अब इसमें एक आता है हमारे पास वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट क्या होता है, वाटरफॉल चार्ट के लिए हमें डेटा चाहिए होगा मंथली, पीरियड वाइज। तो अब मैं एक डेटा लेता हूं दूसरा कोई चाहिए। अब यहाँ पे डेटा चेंज करने का बारी आ गई। एक हाँ, ये डेटा भी चलेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ एक डेटा, नया डेटा ऐड कर रहा हूं मैं,
तो यहां मुझे अब डेट, इसमें देखिए डेट आ गया, डेटा टू में क्या आ गया, डेट आ गया। तो अब मान लीजिए कि मुझे डेट बाई चाहिए लाइन चार्ट, तो हम इसको ड्रैग करेंगे और यहां से हम अपना डेट रख सकते हैं। यहां देखिए डेट आया, तो डेट जैसे रखिएगा ना, ये डेट यहाँ देखिए हैरिकल हो जाता है, मतलब ईयर मंथ क्वार्टर डे में चेंज हो जाता है। अगर मैं साइड में क्लिक करके अगर मैंने कर दिया डेट, तो फिर आपका डेट आएगा, हैरिकल नहीं होगा। तो देखिए डेट वाइज आ गया, ठीक है। लेकिन आप चाहते कि मंथ वाइज हो, तो आप हैरिकल में आइए और यहां से मंथ क्वार्टर इस तरह से आप माइनस कर दीजिए, तो ये मंथ वाइज हो जाएगा। या फिर जब डेट के साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट हैरिकल, और इसी के अंदर आपको आएगा कि मुझे सिर्फ इसमें से मंथ चाहिए, तो मंथ वाइज डेट, चाहे वो लाइन में लीजिए, एरिया में लीजिए, या फिर कॉलम्स में लीजिए, ये आपका डेट आता है। बट कई बार हमें कुमुलेटिव रिपोर्ट्स चाहिए होती है, भाई जनवरी में इतना हुआ तो जनवरी फरवरी मिला के कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ। तो ऐसे केस में हम लेते हैं वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट के अंदर हमने अपना मंथ को सिलेक्ट किया और हमने अपना क्वांटिटी को सिलेक्ट किया। तो देख सकते हैं कि जनवरी में इतना सेल था, फरवरी में इतना हुआ, मार्च में इतना हुआ, अप्रैल में। तो जैसे सेल हमारा बढ़ रहा है ऐसे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें ब्रेक डाउन भी होता है, जैसे सेगमेंट का ब्रेक डाउन चाहिए, तो सेगमेंट जब इसके अंदर डाला तो हर सेगमेंट का यहाँ जैसे सेल नीचे ड्रॉप हो रहा है, तो ये बता रहा है कि देखिए यहाँ पे सेल ड्रॉप हुआ। तो हर सेगमेंट का टोटल और उसके ब्रेक डाउन, टोटल ब्रेक डाउन। क्या बोले सर? सर इसमें ऊपर क्वांटिटी या वॉल्यूम शो नहीं कर रहा कुछ? वो तो डेटा लेवल में आएगा ना, आप यहाँ पे फॉर्म में जाके डिटेल्स ऑन करेंगे तब आएगा। डेटा लेवल होता है, जैसे एक्सेल चार्ट में होता है डेटा लेवल, ऐसे यहाँ पे डेटा लेवल होता है। तो जिसका डेटा लेवल शो करना है, आप डेटा लेवल यहाँ इस पे क्लिक करके इसकी फॉर्म विजुअल में जाके, फॉर्मेट में जाके, विजुअल में जाके आप डेटा लेवल कर दीजिए, आ जाएगा। और डेटा लेवल में क्या क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, ऑल चाहिए या यहाँ डिटेल्स में आइएगा, डिटेल्स क्या होना चाहिए, तो ये डिटेल्स में क्या क्या होना चाहिए और डिसाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, डिटेल्स अप्लाई। तो वाटरफॉल चार्ट इस तरह से, ऑटो वाटरफॉल चार्ट में फॉर्मेटिंग सिंपल है। ये ग्रिड लाइन हो गया, कॉलम की फॉर्मेटिंग के लिए इंक्रीज डिक्रीज क्या कलर होना चाहिए, टोटल है क्या कलर होना चाहिए, ब्रेक डाउन मिनिमम कितना ब्रेक डाउन चाहिए, 3 चाहिए या फिर उससे भी कम चाहिए, तो जितना कम करेंगे, अच्छा ब्रेक डाउन 3 ही रहेगा क्योंकि हटा दीजिएगा तो आपका ब्रेकडाउन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट के लिए बाद आता है फुनल चार्ट। अब फुनल चार्ट के लिए भी डेटा अलग ही रखना पड़ेगा, सेम डेटा वर्क नहीं करेगा। फुनल चार्ट क्या होता है, जैसे मुझे ये दिखाना होता है, टोटल में जो कंपेयरिंग होता है वो कंपेयरिंग दिखाना होता है, ऐसे केस में फुनल चार्ट यूज करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, बताइए। जैसे ये देख कि मेरे पास लीड इतना आया, उसको हमने इसमें टोटल लीड इतना आया, फिर हमने उसको जो है एक किए कॉलिंग किए, कन्वर्ट किए, इतना आया, उसमें से रेट अरे नहीं अलग है, ये अलग, ये अलग एनर्जी रिपोर्ट। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। फिर लोड इतना था, कंज्यूम इतना हुआ, तो ये अलग है, ये अलग है, एक ही का पार्टीशन होते हैं, वो अलग डेटा। एक बार डेटा देख लीजिए, मेरे पास होगा।
ये 23 बता, ये क्या होगा? 2, ये कितना? 10, 1 होगा। 201। ले रहे हैं। एक मिनट दीजिए सर। कोई बात नहीं सर, डेटा बना देता हूं। तो अब मुझे क्या है कि लीड मिला, ये मुझे लीड मिला। लीड के लिए, लीड के में मिला, उस लीड पे हमने कॉल किया और इतने लोगों ने ये किया, पिकअप किया, ठीक है। और कोटेशन जो है, इतने लोगों ने कोटेशन मारा और इतने लोगों ने फाइनल किया, कोटेशन मारा और हमने ऑर्डर दिया और फाइन पेमेंट क्या आ गया, पेमेंट। ले डेटा बन गया, सेव कर देता हूं नल पे। अब इस डेटा को नहीं, अब इसके लिए हम डेटा लेते हैं यहाँ से अलग। ये देखो अलग समझ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ पे टोटल लेते हैं कि टोटल लीड हमारा इतना आया 26 मिलियन का, ठीक है। अब 26 मिलियन लीड आया, अब उस पर हमने कॉलिंग शुरू किया, तो 26 मिलियन पे हमने कॉल किया 13 मिलियन को, बाकी कॉल नहीं लगा, नंबर सही नहीं था। अब 26 मिलियन को जब कॉल हुआ तो 26 मिलियन में कॉल में पिकअप जो किया वो आपका 7 मिलियन ने किया, मतलब 26 मिलियन का नंबर, मोबाइल नंबर मिला, 13 मिलियन पे कॉल कनेक्ट हुआ, 7 मिलियन ने कॉल को पिक किया। अब 7 मिलियन ने कॉल पिक हुआ, इससे बातचीत हुई, उसमें से कितने लोगों ने कोटेशन किया, तो 3 मिलियन ने कोटेशन किया। और जो 3 मिलियन ने कोटेशन किया उसमें से ऑर्डर कितने मिलियन ने किया, तो ऑर्डर जो है ये रहा ऑर्डर हमारा 2 मिलियन ने किया। और पेमेंट कितने मिलियन लोगों ने किया, तो पेमेंट जो है मुझे आया, वो पेमेंट आया, पैसा फाइनल जो हुआ वो 793 के आया। तो 26 मिलियन का डेटा स्टेप बाय स्टेप
जो है हमारा 793 तक फाइनलाइज हुआ। अब इसको इस तरह से नंबर में दिखाएंगे तो समझ में उतना नहीं आएगा। अगर इसको हम फुनल चार्ट में डालें, फुनल चार्ट में आप जैसे यहाँ ऊपर दिए ना, उसे एक एक करके डालिए कि सबसे पहले मैंने लीड डाला, लीड के नीचे हमने कॉल डाला, यहाँ वैल्यू पे डालना, कैटेगरी नहीं वैल्यू डालना। तो हमने लीड को डाला, लीड के नीचे हमने कॉल को डाला, कॉल के नीचे हमने अपना पिकअप को डाला, पिकअप के नीचे कोटेशन को डाला, कोटेशन के नीचे ऑर्डर को डाला, ऑर्डर के नीचे हमने पेमेंट को डाला। अब बेटर समझ में आ रहा है ना सर? पता चल रहा है कि 100% में हमारा 3% का टोटल मार्जिन आया। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग में जाएं तो यहाँ कलर अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लेवल का कलर अलग अलग नहीं कर सकते, एक ही कलर हो सकता है। शो हाँ, लेकिन हाँ कर सकते हैं सर, यहाँ पर नया फीचर ऐड किया, शो ऑल पे करेंगे तो आप कर सकते हैं सम ऑफ लीड जो कि ब्लू रहेगा, सम ऑफ कॉल जो ए रहा, उसके बाद सम ऑफ पिक, या फिर कई बार क्या है ना कि हम इसी कलर की परसेंटेज को कम करते जाते हैं। जैसे कि ब्लू हुआ, ए ब्लू का ए, हमने ए वाला शेड ले लिया, सॉरी ऊपर में ए वाला शेड लिया, अब इसके नीचे हम इससे कम लेंगे थोड़ा सा, फिर इसके नीचे हम इसका तीसरा नंबर लेंगे, फिर इससे नीचे हम इसका चौथा नंबर लेंगे, फिर इससे नीचे इसका हम पांचवा नंबर लेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे जो है मोर कलर्स में आ जाते हैं और थोड़ा सा और लाइट में जाएंगे। ठीक है, और यहां हम ग्रीन कर देते हैं, समझे? इस तरह से भी हम शो करते हैं। तो ये हमारा फुनल चार्ट है। अब क्वेश्चन आता है कि फुनल चार्ट के लिए स्पेसिफिक डेटा होगा, किसी और चीज पे भी डाल सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी पे आया और मैंने अपनी क्वांटिटी को डाला, क्वांटिटी नहीं क्वांटिटी को डाला, अब इसके अंदर यहाँ पे कैटेगरी है, तो कैटेगरी में मान लीजिए कैटेगरी को डाल देंगे तो ये आपका कैटेगरी वाइज इस तरह से लाइन चार्ट दिखा देगा, जिससे पता चलेगा कंट्रीब्यूशन कि 100% इस तरह से एक एक करके नीचे आ जाए। टेक्नोलॉजी फर्नीचर जो कि सही नहीं दिखा रहा है ना सर, तो कंट्रीब्यूशन चाहिए ना इसका। तो बाकी डेटा में अगर लगाते हैं तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ दो डेटा के बीच में कंपेयर करना हो तब कर सकते हैं, तब इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे दिखाना है कि मेरा प्रॉफिट और रेवेन्यू, तो हमने रेवेन्यू को रखा, रेवेन्यू के नीचे हमने प्रॉफिट को रखा, तो ये बता रहा है कि भाई सम ऑफ रेवेन्यू इतना है, तो 42% का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से प्रॉफिट शो कर सकते हैं। तो फुनल चार्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फुनल चार्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? फुनल चार्ट के बाद यहां आता है आपका स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट का यूज कब होता है? जैसे कि डेटा में हमारे पास, ये हटा देता हूं, हाँ ये डेटा सेल्स का डेटा है और सेल्स के डेटा में मेरा एमआरपी है, तो मुझे देखना है कि मेरे किस रेंज के एमआरपी पे हमारी कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है। तो ऐसे केस में हम लेंगे इसके स्कैटर चार्ट को। स्कैटर चार्ट में मेरा जो वैल्यू है वो है हमारी क्वांटिटी जो कि हमने डाल दिया। अब मैंने अपना क्वांटिटी को ही इसमें y में डाला, ये आ गया टोटल सम ऑफ क्वांटिटी, और x के अंदर हमने अपना एमआरपी डाला। अब एमआरपी में सम हो रहा है, देखिए एमआरपी सम नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको एवरेज कर दिया। ये देखिए एवरेज, तो इससे पता चल रहा है कि 280 वाले 100 से लेके 280 वाले में कितना सेल है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 300 से लेके हमारा 310 के बीच, 290 से लेके 310 के बीच में हमारा घनत्व ज्यादा है सेल्स का। क्या सर? हाँ, इसमें लेजेंड डाल सकते हैं। जैसे सेगमेंट को मैंने लेजेंड में डाल दिया तो अलग अलग सेगमेंट हो गया, जिससे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा सेल हमारा होम ऑफिस का ही दिख रहा है।
तो इस तरह से डॉट लाइन में दिखाने का यूज करते हैं घनत्व के रूप में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नहीं दिखा पाते हैं पूरा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी एमआरपी कितनी ज्यादा है, अगर उस एमआरपी को दिखाने चले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइंस कॉलम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे जिसे समझ भी नहीं आएगा। लेकिन इस तरह से डॉट लाइन से हम घनत्व को समझ सकते हैं, तो इसके लिए हम स्कैटर चार्ट यूज करते हैं। स्कैटर चार्ट लगाने के बाद, लेकिन ध्यान रखिएगा स्कैटर चार्ट के अंदर एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों यूज होते हैं नंबर में। अब आता है इसके अंदर हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट का यूज होता है सिंपली शेयरिंग के लिए, जैसे हमने प्रोडक्ट ले लिया और उसके अंदर क्वांटिटी दे दिया, तो किस प्रोडक्ट का कितना सेल है वो दिखा दिया। लेकिन हम यहाँ पे वही चीज यूज करते हैं जिसकी क्वांटिटी कम हो, जैसे कि ये देखिए कम क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी हो, उसके लिए हम लोग गज चार्ट का, इसका डोनट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। डोनट चार्ट भी कुछ इसी तरह से मुझे देता है। डोनट चार्ट में मैंने अगर प्रोडक्ट रख लिया और इसके अंदर हमने रख दिया आपकी क्वांटिटी, तो डोनट चार्ट में प्रोडक्ट आपको सही से दिखेगा, पाई चार्ट में नहीं दिखेगा। तो इसका यूज मोस्टली हम एक ही फील्ड वैल्यू के लिए करते हैं। अगर हम डिटेल डाल दिए, जैसे कि हमने यहाँ पे ये पढ़ो क्या लिखा है, यहाँ पे 5 0 9, उसी को उल्टा कर नंबर्स का टेक्स्ट। तो यहाँ पे डोनर पाई चार्ट और डोनर चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए भी यहाँ पे आपका स्लाइस की अलग अलग स्लाइस की कलर वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह सेम है, आप खुद देख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो समझ में नहीं आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है ट्री मैप चार्ट। ट्री मैप चार्ट पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसको देखिए, यहाँ पे सेम इसी की तरह शेयरिंग होता है। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रख दिया और क्वांटिटी रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये सॉर्ट कर देगा, सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट, उसके नीचे लोएस्ट 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 लोएस्ट, इस तरह से प्लेसमेंट कर देगा, एक जमीन की प्लॉट की तरह। जैसे एक जमीन को टुकड़ा को प्लॉटिंग करना है तो प्लॉटिंग की तरह ये कर देगा। बाकी डेटा वेटा चाहिए इसके ऊपर तो ये डेटा लेवल ऐड कर लीजिए, कलर अलग चाहिए तो ये अलग अलग कलर यहाँ पे पिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे हिसाब से आज काफी है या आगे भी पढ़ेंगे? नहीं, इससे ज्यादा हो जाएगा। समीर जी क्या बोल रहे हैं, ज्यादा हो जाएगा ना? वो डेटा भेज दीजिए करके उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं आज जो दिया है। हाँ डेटा में भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।